हेलो, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। साथियों आप सभी का आपके अपने चैनल AK_एक्सप्लोरर के अंदर स्वागत है। साथियों इससे पहले हमने जो है पुस्तकालय सूचना विज्ञान की नींव जो आधार है उसके बारे में पढ़ा था। उसमें हम विशेष रूप से यूके में जो पुस्तकालय का विकास हुआ उस पर हमने चर्चा करी थी। और आज हम जो चर्चा करेंगे यूएसए में पुस्तकालय का विकास और इससे आगे, है ना। तो इससे आगे भी हम देखेंगे कि पुस्तकालय की जो नींव है, आधार है, उसमें अभी तक क्या क्या हुआ है ना। तो साथियों आज हम बात करें तो सबसे पहले विश्व में सर्वप्रथम सार्वजनिक पुस्तकालयों की स्थापना का श्रेय बोस्टन को जाता है। यानी बोस्टन एक किसी विशेष क्षेत्र का नाम है, बोस्टन को जाता है, जिसकी स्थापना एक व्यापारी रॉबर्ट कीन ने की थी। तो बोस्टन नामक एक स्थान है, तो वहाँ के जो पुस्तकालय है, तो अगर विश्व में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी की बात की जाए साथियों, तो विश्व में सबसे पहली पब्लिक लाइब्रेरी कौन सी लाइब्रेरी थी? तो बोस्टन लाइब्रेरी विश्व में सबसे पहले पब्लिक लाइब्रेरी थी, है ना। यह माना गया है साथियों, है ना। और इसकी स्थापना रॉबर्ट कीन के द्वारा की गई। तो ये डायरेक्ट पुट अप होने वाला क्वेश्चन है ना। अब आगे बात करें तो एक नोट मैंने दिया है, जिस प्रकार इंग्लैंड में बुक क्लब्स और सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी लोकप्रिय थे, उसी प्रकार यूएसए में सामाजिक पुस्तकालयों की स्थापना की गई थी, जिनकी शुरुआत करने में बेंजामिन फ्रैंकलिन अग्रणी थे। तो साथियों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बात जो इसमें बताई है कि जिस प्रकार से हमने इंग्लैंड यूके में जो है बुक क्लब्स और सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी के बारे में हमने विस्तृत कल चर्चा की थी, है ना। तो वो क्या है, यूके में काफ़ी लोकप्रिय थे, है ना, इंग्लैंड और यूके में। ठीक उसी तरह से यूएसए के अंदर जो पब्लिक लाइब्रेरी है, सोशल लाइब्रेरी है ना, सामाजिक पुस्तकालय है। तो ये जो सामाजिक पुस्तकालय है इनका विशेष लोकप्रिय कहाँ पे थे? यूएसए के अंदर, है ना। तो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बुक क्लब कहाँ के प्रसिद्ध थे? यूके के। वहीं सब्सक्रिप्शन लाइब्रेरी तो यूके में। अगर सामाजिक पुस्तकालयों की बात की जाए तो सामाजिक पुस्तकालय सर्वाधिक कहाँ प्रसिद्ध थे? तो यूएसए के अंदर, है ना। यह ध्यान रखना है। आगे बात करें कि सामाजिक पुस्तकालय की स्थापना में मुख्य रूप से किसका योगदान था? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन का, है ना। किसका? बेंजामिन फ्रैंकलिन का। यह भी ध्यान रखना है। आगे देखो, अमेरिका में फ्रैंकलिन पुस्तकालय को अक्सर सामाजिक पुस्तकालय की जननी कहा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों कि अमेरिका के अंदर जो फ्रैंकलिन के नाम से एक लाइब्रेरी थी, जिसको ही जो फ्रैंकलिन लाइब्रेरी उसी को क्या कहा जाता था? सामाजिक पुस्तकालयों की माता या जननी उसको कहा जाता, मदर ऑफ सोशल लाइब्रेरी भी उसको कहा जाता है। तो मदर ऑफ सोशल लाइब्रेरी की बात करें साथियों, तो फ्रैंकलिन पुस्तकालय जो अमेरिका में स्थित है उसको क्या कहा जाता है? सोशल लाइब्रेरी की मदर, है ना। तो यह ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों, व्यापारिक पुस्तकालयों को मैकेनिक्स यानी यांत्रिक और अप्रेंटिस यानी प्रशिक्षु पुस्तकालय के रूप में भी जाना जाता था। तो ये भी ध्यान रखना साथियों, मैकेनिक्स और अप्रेंटिस लाइब्रेरी किस लाइब्रेरी के प्रकार को जाना जाता है? तो यह व्यापारिक लाइब्रेरी के प्रकार को जाना जाता है, न कि शैक्षणिक, कॉलेज, विश्वविद्यालय या विशेष पुस्तकालयों को इस रूप में जाना जाता है, बल्कि किसको? व्यापारिक पुस्तकालय को मैकेनिक्स और अप्रेंटिस लाइब्रेरी के रूप में भी जाना जाता था। आगे बात करें तो सार्वजनिक पुस्तकालयों के आधुनिक अर्थ में एक निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना का श्रेय। तो हमने सामाजिक पुस्तकालयों के स्थापना में प्रमुख योगदान बेंजामिन फ्रैंकलिन का देखा था। तो अगर हम निःशुल्क, यहाँ पे किसकी बात हो रही है साथियों? तो यहाँ हो रही है निःशुल्क यानी फ्री पब्लिक लाइब्रेरी की, है ना। कि इसकी स्थापना का श्रेय किसको जाता है? तो न्यू हैम्पशायर के पिट्रोबरो को जाता है। किसको? न्यू हैम्पशायर एक स्थान का नाम है, उसके पीटरबरो, है ना। पीटरबरो भी एक स्थान का नाम है, इसको ही इसका श्रेय जाता है साथियों, है ना। न्यू हैम्पशायर एक बड़ा शहर है, पीटरबरो उसका एक छोटा शहर है ना। तो ये ध्यान रखना। तो ये किसी व्यक्ति के नाम नहीं है, ये किसके नाम है? स्थानों के नाम है। तो आगे देखो, 1823 में पीटरबरो नगर परिषद, तो पीटरबरो क्या था? एक नगर परिषद था पीटरबरो, है ना।
पीटरबरो नगर परिषद ने एक निःशुल्क सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित करने का प्रावधान किया। वहीं यूएसए में विधायी अधिनियमों का पता 1848 में लगाया जा सकता है। तो यूएसए में अगर सबसे पहले बात करें कि सबसे पहले जो विधायी अधिनियम थे, एक्ट थे, विधायी कानून, है ना, वो कब से पता लगाया जा सकता है, तो 1848 में उस समय कानून जो है बन गए थे। यह पता लगाया जा सकता है कि यूएसए में सबसे पहले जो है विधायी अधिनियम कब बनाए गए थे, तो 1848 में, है ना। आगे बात करें, बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1848 में मैसाचुसेट्स के जनरल कोर्ट द्वारा पारित एक अधिनियम द्वारा की गई थी। तो बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी के लिए डायरेक्टली पूछा जाता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का आपको ध्यान रखना है, इसकी स्थापना हुई थी 1848 के अंदर, है ना। और यूएसए में सबसे पहले विधायी कानूनों का पता भी जो है 1848 में ही लगाया गया था। बोस्टन पब्लिक लाइब्रेरी का एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो इसको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। आगे देखो साथियों, आगे हम बात करेंगे किसकी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी परोपकार का श्रेष्ठ उदाहरण है। तो अगर बात करें कि न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना, तो यह जो परोपकारी थे अमेरिका के, उन्होंने इसकी स्थापना करी थी, किसकी, न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी की, है ना। तो यह ध्यान रखना, न्यूयॉर्क जो पब्लिक लाइब्रेरी है इसकी स्थापना में परोपकारियों का विशेष योगदान था। तो यह जो लाइब्रेरी है वह परोपकार का एक अच्छा उदाहरण है। आगे बात करें तो जॉन जेकब एस्टोर एक व्यवसायी थे, यानी जो जॉन जेकब एस्टोर है ये एक बिजनेसमैन थे। इन्होंने 1848 में न्यूयॉर्क शहर में, कौन से शहर में, न्यूयॉर्क शहर में एक संदर्भ पुस्तकालय की स्थापना करने के लिए अपनी वसीयत में $4 लाख दिए थे। तो साथियों देखो आप, 1848 में, कब के, 1848 में इन्होंने $4 लाख जो है डोनेशन में दिए थे, है ना। किसके लिए, सिर्फ रेफरेंस लाइब्रेरी की स्थापना के लिए, जॉन जेकब एस्टोर ने, है ना। तो ये एक क्या थे, परोपकारी, है ना, परोपकारी थे ये जॉन जेकब एस्टोर। परोपकारी व्यक्ति आप सब जानते हैं जो दूसरों के उपकार के लिए किसी भी तरह का दान वगैरह करता है, या दूसरों के उपकार के लिए ही अपने जीवन को जो है या जीवन को जीता है, उसी को हम क्या कहते हैं, परोपकारी इंसान, है ना। आगे बात करें विशेष तथ्य पुस्तकालय पर, है ना। तो कुछ विशेष तथ्य दिए गए हैं आपके लिए। ये विशेष तथ्य में बीच बीच में आपके लिए विशेष जोड़ता हूँ, ताकि बच्चों के लिए जो है अपन जो पैटर्न पढ़ रहे हैं उसके अलावा, है ना, जो भी आता है उसको मैं विशेष तथ्य में डाला है। तो आगे देखो, महान भारतीय विधि निर्माता कौन, मनु ने कहा है कि अज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, उनको सत्य पथ पर अग्रसित करना, इस प्रकार के दान के समान कुछ नहीं है। यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को भी दे देना इसकी क्षमता नहीं है। जो हमारे मनु थे, महान भारतीय विधि निर्माता थे, कौन, मनु ने क्या कहा साथियों, कि अज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना, है ना। एक तो विशेष रूप से इस पर ध्यान दिया है, और क्या कहा है इन्होंने कि अगर हम संपूर्ण विश्व को भी अगर ध्यान में दे देते हैं तो भी किसके समान नहीं है, यानी अज्ञानियों के द्वार तक निःशुल्क ज्ञान को ले जाना और उनको सत्य पथ पर अग्रसित करना, इस प्रकार के दान के समान कुछ नहीं है। यानी कि आप सोच सकते हो कि जो एक लाइब्रेरियन का जो कार्य है वह कितना श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन उसको हमारे को क्या करना है, श्रेष्ठ बनाना। श्रेष्ठ कब बनेगा, जब हम अज्ञानियों तक, जिन लोगों तक पुस्तक नहीं पहुंच पा रही है, उन लोगों तक अधिक से अधिक हमारे को जो पुस्तक है, जो ज्ञान है, उसको पहुंचाना है। तभी एक जो लाइब्रेरियन है उसका कर्तव्य पूर्ण होगा। और आप सोच सकते हैं कि इससे बड़ा, यानी दूसरे लोगों को शिक्षित करने से बड़ा कोई भी धर्म या इसके समान कोई भी दान नहीं है साथियों। तो आप लाइब्रेरियन की ये मान के चलो कि बहुत अच्छी प्रोफेशन है और एक सबसे अच्छा परोपकार का जो है जॉब है। आगे बात करें तो देखो, मध्य युग में ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी द्वारा ग्रंथालय शब्द की व्याख्या हमने देखा था। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर जो लाइब्रेरी शब्द है उसका सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था, लेकिन आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसका जो है
किस लिए है ना, व्याख्या उस स्थान के रूप में, यानी एक स्थान के रूप में इसकी व्याख्या की गई है किसमें, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अंदर, जहाँ पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती है। तो जो ग्रंथालय शब्द यूज में लिया गया था ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में, वह किस लिए यूज में लिया गया था, तो वह यूज में लिया गया था साथियों, यानी कि उस स्थान के, ग्रंथालय एक वह स्थान है जहाँ पुस्तकें वाचन, अध्ययन और संदर्भ के लिए रखी जाती है। तो वहाँ पे यह परिभाषा दी गई है, किस में दी गई है, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में। तो यह आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, आगे बात करते हैं भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक। तो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन थे, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय एक जन संस्था अथवा संस्थापन, यहाँ क्या लिखा हुआ है साथियों, संस्थापन है ना, क्या है, संस्थापन, यानी पुस्तकालय जो है एक जन संस्था अथवा संस्थापन है जिसको, आगे देखो, जिसको पुस्तकों की सुरक्षा, संग्रहण का कार्य सौंपा गया है। उसका कर्तव्य उनको उन व्यक्तियों को सुलभ करना है जो उनका उपयोग करना चाहते हैं, और उसका कार्य अपने पड़ोस में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को पुस्तकालय में आने को अभ्यस्त और पुस्तकों को अध्येता के रूप में परिवर्तित करना है। तो पुस्तकालय की जो रंगनाथन ने जो है जो परिभाषा बताई है वह मैंने आपको बता दिया। आगे देखो, पुस्तकालयों के प्रकार। तो साथियों, अगर पुस्तकालयों के प्रकार की बात करें तो हर जगह अलग अलग दिया हुआ है, लेकिन विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बात यह है, एक तो 4 प्रकार, मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार होते हैं। एक तो होता है पब्लिक लाइब्रेरी, जन पुस्तकालय जिसे कहते हैं, जिसको हम सार्वजनिक पुस्तकालय भी कह सकते हैं। दूसरा होता है शैक्षणिक पुस्तकालय, तीसरा होता है विशिष्ट पुस्तकालय, और चौथा होता है राष्ट्रीय और राज्य केंद्रीय पुस्तकालय। तो यह 4 प्रकार आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। अगर साथियों आपके एग्ज़ाम में अगर ऑप्शन में 4 नहीं है और अगर 3 ऑप्शन में दिया है, तो अगर जहाँ 4 नहीं होगा वहाँ ऑप्शन में 3 सही होगा, क्योंकि कई बार क्या है, राष्ट्रीय और जो राज्य केंद्रीय पुस्तकालय है उसको जन पुस्तकालय में काउंट किया जा सकता है। तो इसलिए अगर ऑप्शन में 4 है तो 4 बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन में 4 नहीं है तो वहाँ पे 3 भी सही होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, जन पुस्तकालय की परिभाषा। तो जन पुस्तकालय की परिभाषा देखो, B.A. रसल की परिभाषा काफ़ी इम्पोर्टेंट परिभाषा है। इन्होंने कहा है कि जन पुस्तकालय वास्तव में जन साधारण के लिए जन साधारण द्वारा जन संस्थाएं हैं। यह समस्त नागरिकों के लिए निःशुल्क संस्थाएं हैं। तो ये B.A. रसल की परिभाषा एग्जैक्ट आपको ध्यान में रखनी है। ये परिभाषा यों की त्यों पूछी जा सकती है। आगे बात करें तो यह एक पुस्तक है, चांस टू रीड पुस्तक, L.R. मैककॉल्विन की, है ना। तो ये भी एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। चांस टू रीड पुस्तक किसकी है, L.R. मैककॉल्विन की, है ना। तो ये ध्यान में रखना है। आगे बात करें निम्न शब्दों का प्रयोग हो, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है साथियों। आप सबने पुस्तकालय के लॉ, कैनन और प्रिंसिपल का नाम तो सुना होगा, सिद्धांत, है ना, सूत्र, उपसूत्र और सिद्धांत। लेकिन आपको ये नहीं पता कि सूत्र कहाँ यूज में आते हैं, उपसूत्र कहाँ यूज में आएंगे, और जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, वह कहाँ प्रयोग किए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना साथियों, आने वाले एग्जाम में जो है डायरेक्ट ऐसे कैसे पूछा जाएगा, कैनन किसके लिए यूज किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है पूरी परिभाषा, कैनन कहाँ यूज में होता है, वो एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है साथियों। तो साथियों यहाँ पे देखो लॉ, सबसे पहले बात करें लॉ की, है ना। तो लॉ किस में यूज में आता है, तो मुख्य वर्ग के संदर्भ में, किसमें, मुख्य वर्ग के संदर्भ में। जैसे अर्थशास्त्र एक मुख्य वर्ग हो गया, फिजिक्स भौतिकी एक मुख्य वर्ग हो गया, रसायन एक मुख्य वर्ग हो गया, पुस्तकालय विज्ञान आदि हेतु। तो इनके लिए जो है हम क्या करते हैं, लॉ का प्रयोग करते हैं। किसके लिए, पुस्तकालय के 5 लॉज है, आपको पता ही है ना। तो इन लॉ 5 + 6 यानी टोटल 11 लॉज है। तो इनका प्रयोग किस में किया जाता है साथियों, तो मुख्य वर्ग में इनका प्रयोग किया जाता है। तो लॉ का प्रयोग कहाँ, मुख्य वर्ग में। अब मुख्य वर्ग आप देख सकते हैं, पुस्तकालय विज्ञान, रसायन विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, ये सारे क्या हो गए साथियों, ये सारे मुख्य वर्ग हो गए। अब बात करते हैं कैनन की। कैनन का कहाँ प्रयोग होता है, उपसूत्र, कैनन मतलब उपसूत्र का, है ना। तो उपसूत्र की अगर बात करें साथियों, तो उपसूत्रों का प्रयोग मुख्य वर्ग के विभाजन के प्रथम क्रम में होता है। किस में होता है,
मुख्य वर्ग के विभाजन के प्रथम क्रम में, जैसे वर्गीकरण और सूचीकरण। यानी हमने देखा मुख्य वर्ग कौन सा है इसका, पुस्तकालय विज्ञान। पुस्तकालय विज्ञान का अगर बात करें तो उसका जो है प्रथम विभाजन का पहला क्रम कौन सा हो जाएगा, वर्गीकरण हो जाएगा, सूचीकरण हो जाएगा, मैनेजमेंट हो जाएगा, है ना। तो ये सारे क्या हैं साथियों, तो ये सारे हैं जो हैं विभाजन के प्रथम क्रम। तो प्रथम क्रम में हम किसका प्रयोग करते हैं, कैनन का, उपसूत्र का, है ना। जैसे ध्यान रखना है, प्रथम क्रम की बात होती है कैनन आ जाएगा, और द्वितीय क्रम की बात होगी तो वहाँ पे क्या आएगा, सिद्धांत आएगा, प्रिंसिपल आएगा। तो देखो प्रिंसिपल मुख्य वर्ग के विभाजन के द्वितीय क्रम तथा बाद के क्रमों में, जैसे वर्गीकरण में मुख्य अनुक्रम आदि है। तो यानी फैसेट सीक्वेंस की बात करें तो यह आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फैसेट सीक्वेंस में किसका प्रयोग होता है, लो, कैनन, प्रिंसिपल या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर देना है प्रिंसिपल का, लो और कैनन यहाँ नहीं होगा। फैसेट सीक्वेंस में किसका प्रयोग होता है साथियों, तो प्रिंसिपल का, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, कभी गलत नहीं करना है। आने वाले एग्जाम्स में ये क्वेश्चन डेफिनेटली देखने को मिल सकता है, इसीलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ साथियों। आगे बात करें पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। अब बात हो रही है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों की। तो उक्त 5 सूत्रों की पकड़ हो गई थी। जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र है साथियों, उनकी यानी 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस की पकड़, जो 5 सूत्र थे SR रंगनाथन ने बनाए थे। तो उनकी जो है सबसे पहले 1924 में, अगर आपको पूछे कि उनकी पकड़ कब हो गई तो 1924 में, है ना, रंगनाथन जी के द्वारा। वहीं अगर बात करें अभिव्यक्तिकरण, एनोसाइटेड और प्रतिपादन की, तो 1928 में इनको प्रतिपादित किया गया था। तो ध्यान रखना, ऐसा रंगनाथन के जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उनका प्रतिपादन एनोसाइटेड या अभिव्यक्तिकरण 1928 में हुआ था। आगे बात करें साथियों, तो पब्लिकेशन 1931 में। अब प्रकाशन की बात हो रही है तो कब, 1931 में। तो ये तीनों आपको डेट जो है वर्ष या ध्यान रखना है, कोई सा भी पूछ सकता है। तो प्रकाशन की अगर बात करें आगे, तो मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई में मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के द्वारा लंदन में, कहाँ पे, लंदन एडवर्ड गोल्डस्टोन लिमिटेड के द्वारा, किसके द्वारा, लंदन एडवर्ड गोल्डस्टोन के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के, है ना, उसमें, है ना, इसी के किसके, MLA मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन के संदर्भ में किसने प्रकाशित किया था, लंदन एडवर्ड गोल्डस्टोन लिमिटेड ने। कब, 1931 में। तो ये आपको एग्जैक्ट ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, फॉरवर्ड प्रीफेस। तो इसकी जो फॉरवर्ड और जो प्रीफेस होती है वह किसने, प्रस्तावना की बात हो रही है साथियों यहाँ पे, किसकी, प्रस्तावना की। फॉरवर्ड या प्रीफेस हम इंग्लिश में कह सकते हैं, मैंने इंग्लिश में इसलिए लिखा है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। फॉरवर्ड या प्रीफेस ध्यान में रखना है। कई बार हिंदी वर्डों का क्या है, वहाँ पे जब भी आपका जो पेपर सेट होता है वो इंग्लिश में होता है, उसको बाद में ट्रांसलेट किया जाता है। ट्रांसलेशन में कई बार शब्द इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो इंग्लिश वर्जन है वो परफेक्ट एक्चुअल में शब्द ऐसे कैसे रहेंगे ये सारे वर्ड। तो यही इसीलिए मैं इंग्लिश पे ज़्यादा आपको ध्यान दे रहा हूँ साथियों, ना। तो फॉरवर्ड प्रीफेस की बात करें तो PS शिवा स्वामी अय्यर, है ना। तो आपको ध्यान रखना, फॉरवर्ड यानी P यहाँ भी पे आ रहा है, यहाँ भी प्रीफेस में पे आ रहा है, तो यहाँ भी P। तो फॉरवर्ड प्रीफेस में PS शिवा स्वामी अय्यर। तो किसी भी तरीके से हमको कंफ्यूज नहीं होना है, जब भी फॉरवर्ड प्रीफेस की बात हो तो PS शिवा स्वामी अय्यर। वहीं अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो इंट्रोडक्शन किसके द्वारा, WCB सेयर्स के द्वारा। जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका इंट्रोडक्शन किसके द्वारा लिखा गया था साथियों, WCB सेयर्स। WCB सेयर्स को आपको पता ही है कौन है, SR रंगनाथन के गुरु, है ना, लंदन में SR रंगनाथन के गुरु थे WCB सेयर्स। अब आगे बात करें साथियों, एक और मैं इसमें बता देता हूँ साथियों, जो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों में जो पहला सूत्र है ना, वह किसको जो है उन्होंने इसको सूत्र को किसको क्या समर्पित किया था, ना, किसको समर्पित किया था, तो ये एडवर्ड B रोज, जो इनके मैथमेटिक्स के गुरु थे, उनको इन्होंने समर्पित किया था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है साथियों। अब आगे देखो, आगे बात करें तो नोट 1 जनवरी 2006 से जो शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस है साथियों की ओर से EWS पब्लिकेशन कर रहा है। किसका प्रकाशन कर रहा है साथियों, ये तो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का प्रकाशन, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का
प्रकाशन कौन कर रहा है साथियों? तो ये SR यानी शारदा रंगनाथन एंडोमेंट ऑफ लाइब्रेरी साइंस की ओर से AWS जो पब्लिकेशन है उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें साथियों, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। अब तो इन 5 सूत्रों के बारे में हम विस्तृत रूप से जो है देखेंगे साथियों। सबसे पहले बात करें तो पहला लॉ है बुक्स आर फॉर यूज, है ना। कौन सा लॉ है? बुक्स आर फॉर यूज। तो बुक्स आर फॉर यूज के अंतर्गत किसकी बात की गई है साथियों? सबसे पहले स्थान की। किसका स्थान? पुस्तकालय का। तो साथियों सबसे पहले पुस्तकालय के स्थान की बात की गई है कि पुस्तकालय का स्थान ऐसी जगह होना चाहिए जहाँ से प्रत्येक पाठक को जो है सुविधा हो, पुस्तकालय में पहुँचने में एक आसानी हो, उसको कोई परेशानी नहीं हो। तो सभी पाठकों को ध्यान में रखते हुए पुस्तकालय के लिए स्थान निर्धारित किया जाना चाहिए कि किसी भी पाठक को जो है वहाँ पहुँचने में कम से कम परेशानी हो। ऐसा नहीं हो कि 10 पाठक पुस्तकालय ऐसी जगह पे हो जहाँ से 10 पाठकों को पहुँचने में तो परेशानी आ रही हो और किसी एक पाठक को पहुँचने में आसानी हो। तो ऐसा नहीं करना है। हमारे को क्या करना है? जहाँ पे अधिक से अधिक पाठकों को पहुँचने में सहायता मिले उस जगह को जो है हमारे को पुस्तकालय की स्थापना करना चाहिए। इसके बाद बात करें तो समय की। समय का इस तरीके से हमारे को रखना चाहिए टाइमिंग की, हाँ उस समय सबसे ज़्यादा पाठकों को जो है पुस्तकालय का लाभ प्राप्त हो सके। तो पाठकों के अकॉर्डिंग हमारे को समय रखना है। इसी तरीके से इसका समय का एक उदाहरण साथियों, यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी जो है 24 घंटे पाठकों के लिए खुली रहती है। तो आपको ध्यान रखना है, एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि ऐसी कौन सी लाइब्रेरी है जो 24 घंटे पाठकों के लिए ओपन रहती है। तो ये कौन सी? यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन की लाइब्रेरी है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों, फर्नीचर और साज सज्जा। तो ये भी किस तरीके से जो पाठकों को आकर्षित करे और पाठकों के अनुरूप हो, इसी तरीके का फर्नीचर होना चाहिए और साज सज्जा इसी तरीके की होनी चाहिए। वहीं कर्मचारियों को ऐसे कर्मचारी होना चाहिए कि वो पाठकों के लिए है ना जो क्या करे, पाठकों के लिए अधिक से अधिक फायदेमंद हो और बुक्स का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, है ना पाठक। तो ऐसे कर्मचारियों का हमें चयन करना चाहिए। आगे बात करें साथियों, पुस्तक चयन। तो रंगनाथन ने क्या कहा साथियों? पुस्तक चयन में भी हमारे को ऐसी पुस्तकों का चयन किया जाना चाहिए जो कि जिनका पाठक जो है अधिक से अधिक यूज करते हैं। ऐसी पुस्तकों का चयन नहीं करें जिनका पाठक कम से कम यूज करते हो। आगे बात करें साथियों, पुस्तकालय के नियम। तो पुस्तकालय के नियम भी पाठकों के जो है उनको जिस प्रकार से लाभ हो उसी प्रकार के नियम होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉग्स वगैरह को आप अलाउ कर दो कि एक पाठक है जो डॉग लेके आ रहा है आप उसको लाइब्रेरी में अलाउ कर दो, है ना। डॉग हो गया, इसके अलावा कई सारे ऐसे आइटम हैं जैसे धूम्रपान करने के आइटम हो गए। तो इनको क्या है, अलाउ नहीं करना हमें किसी भी परिस्थिति में। अगर एक पाठक अगर वो कहता है कि नहीं मैं तो डॉग लेके ही जाऊंगा, साथ में रीड करूंगा लाइब्रेरी के अंदर, तो वो सख्त मनाही है। तो ये हमारे को क्या करना, उस रूल्स के अंदर मेंशन करना है कि किसी भी तरह के ऐसा कोई भी नियम नहीं बनाना जो पाठकों के अगेंस्ट हो, है ना। तो ऐसी चीज़ों को लाइब्रेरी के अंदर अलाउ नहीं करेंगे जिनसे पाठकों को कोई नुकसान हो सकता हो, चाहे वो डंडा हो, चाहे हथियार हो, चाहे डॉग हो या ऐसी कोई भी वस्तु हो, है ना। तो ये चीज़ हमारे को ध्यान में रखनी है पाठकों के हित में, ताकि अधिक से अधिक पाठकों को जो है लाइब्रेरी का यूज हो सके। आगे बात करें साथियों, तो दूसरा सूत्र है ना, दूसरा सूत्र क्या कहता है साथियों, एवरी रीडर हीज और हर बुक, यानी प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। पहला जो सूत्र है उसका मुख्य उद्देश्य है पुस्तक का अधिक से अधिक उपयोग करना। दूसरा जो सूत्र है उसका है कि प्रत्येक पाठक को मिले उसकी पुस्तक मिलना चाहिए। तो इसके लिए इसमें देखो सबसे पहले है ना, एक तो राष्ट्र का दायित्व ऑब्लिक राज्य का दायित्व, तो इसमें अलग अलग दायित्व निर्धारित किए गए हैं। जहाँ भी दायित्वों की बात होती है तो डायरेक्ट आपको दूसरा सूत्र जो है करना है आंसर में। तो सबसे पहले राष्ट्र के दायित्व की बात करें तो पुस्तकालय अधिनियम, आपको पता है पुस्तकालय के एक्ट कौन बनाएगा, तो राज्य का दायित्व है कि वो पुस्तकालय अधिनियम बनाए। वहीं वित्त का प्रावधान, तो वित्त की आपूर्ति भी कौन करेगी, सरकार ही करेगी, चाहे वो राष्ट्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो।
वहीं बात करें पुस्तकालय को आपस में जोड़ना, तो पुस्तकालय आपस में ऑटोमेटिक तो जुड़ नहीं पाएंगे, तो यह पुस्तकालय के जो है सरकार को ऐसे नियम बनाना चाहिए कि वो पुस्तकालय आपस में जुड़े रहें और जो है एक दूसरे को पुस्तकों या कोई भी डॉक्यूमेंट का या संसाधनों का आदान प्रदान कर सके, है ना। तो ये सारे कौन काम करेगा, राष्ट्र या राज्य का ये सारे दायित्व होने चाहिए। वहीं बात करें पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व, तो पुस्तकालय प्राधिकरण का क्या दायित्व है साथियों, पाठक सामग्री का चयन करना, तो जो पाठकों की यूजेबल अच्छी सामग्री है सिर्फ उसी का चयन करें, है ना। कर्मचारियों का चयन करना, पुस्तकालय सेवाओं का अभिकल्पन एवं प्राथमिकता निर्धारण करना, पाठकों की सुख सुविधा की व्यवस्था करना। तो ये सारे किसके कार्य हैं साथियों, पुस्तकालय प्राधिकरण के, है ना। आगे बात करें पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व, तो क्या है, देखो पुस्तकालय कर्मचारियों को क्या दायित्व है, सबसे मेन है यूज़र एजुकेशन, है ना। यूज़र ओरिएंटेशन हो गया, यूज़र एजुकेशन हो गया, उनकी यूज़र की जो है नीड की पूर्ति करना, ये सारे क्या है, कई सारे दायित्व है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट रूप से यूज़र एजुकेशन को लेके आया हूँ। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि यूज़र एजुकेशन जो है पुस्तकालय विज्ञान के कौन से सूत्र में आएगा, तो यूज़र एजुकेशन दूसरे सूत्र में आएगा, किसमें, सेकेंड लॉ में। तो यह ध्यान रखना है साथियों। आगे बात करें पाठकों के दायित्व, तो पाठकों के कुछ दायित्व है कि लाइब्रेरी के नियमों का पालन करें, समय का ध्यान रखें, है ना। बाकी सारी चीज़ें जो है पाठकों के भी दायित्व की बात दूसरे सूत्र में आएगी। अब बात करें आगे, तो एवरी बुक इट्स रीडर, यानी प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिलना चाहिए, यह हमारा कौन सा सूत्र कहता है, तीसरा सूत्र। तो तीसरे सूत्र के अनुसार एक तो सबसे पहले क्या है, ओपन एक्सेस, यानी मुफ्त प्रवेश प्रणाली। तो अगर जहाँ भी ओपन एक्सेस की बात आती है तो सबसे पहले तीसरा सूत्र ही काम में आएगा साथियों, है ना। अगर तीसरा सूत्र नहीं है तो फिर वहाँ पे फोर्थ लॉ होगा, लेकिन जब अगर तीसरा सूत्र दिया हुआ तो तीसरा आंसर होगा। अगर ऑप्शन में हो ओपन एक्सेस और अगर ऑप्शन में हो कि सभी सूत्र, तो सभी राइट, है ना। तो यहाँ सभी वाला ऑप्शन ज़्यादा जो है आंसर सटीक आंसर होगा, है ना। तो इस तरीके से हमारे को ध्यान में रखते हुए सटीक आंसर देना है। आगे देखो साथियों, सर्विसेज, कौन कौन सी सर्विसेज, लिस्ट ऑफ न्यू एडिशंस, तो जो न्यू एडिशंस है उनकी लिस्ट तैयार करना, डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स, बुक एग्जीबिशन। तो ये सारे सेवाएं किसकी है, तीसरे सूत्र की पालना में, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। एग्जैक्ट ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बुक्स एग्जीबिशन, डिस्प्ले ऑफ न्यू बुक्स आदि कौन से सूत्र की पालना में है, तो तीसरे सूत्र की, थर्ड लॉ की, है ना। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें साथियों प्रसूची में, यानी कैटालॉग में अतिरिक्त अभिगमों के संलेखों का समावेश, तो ये भी कौन से लॉ की पालना में, तीसरे सूत्र की। सेल्फ अरेंजमेंट, सेल्फ आप जानते हैं उसका अरेंजमेंट, और संदर्भ सेवा, और कौन सा है, प्रचार सेवा। तो ये सारी सेवाएं किसके अधीन है साथियों, तीसरे सूत्र के, है ना। जो कौन सा सूत्र है, एवरी बुक इट्स रीडर, है ना। ये ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करें सेव द टाइम ऑफ द रीडर, यानी कि पाठक के समय की बचत, सेव द टाइम ऑफ रीडर। कई बार आपको एग्जाम में देखे ये भी पूछा जा सकता है कि चौथा सूत्र है सेव द टाइम ऑफ स्टाफ, तो स्टाफ नहीं आके यहाँ पे क्या होगा साथियों, रीडर। तो यह आपको ध्यान में रखना है, सेव द टाइम ऑफ रीडर। तो किसके समय की बचत की बात हो रही है साथियों, चौथे सूत्र जो ऐसा रंगनाथन के द्वारा 5 पुस्तकालय विज्ञान के सूत्र दिए गए हैं, उसमें अगर समय की बचत की बात करें तो किसके समय की बात हो रही है यहाँ पे, तो पाठक के समय की। अब पाठक के समय की बचत के लिए क्या क्या है, क्लासिफिकेशन एंड कैटालॉगिंग, जिसमें कौन सा पैटर्न आता है, अपूपा पैटर्न। अपूपा पैटर्न आप सबको पता है, अगर नहीं पता तो मैं आगे एक अपूपा पैटर्न के लिए अलग से वीडियो लेके आऊँगा कंप्लीट, है ना। आगे बात करें साथियों चार्जिंग सिस्टम, तो RFID और 2 पत्रक प्रणाली, है ना। तो ये ध्यान रखना है। एक चीज़ और है कि सेव द टाइम ऑफ रीडर किसकी जो है प्राथमिकता देता है, किसको, तो 2 पत्रक प्रणाली को यह प्राथमिकता देता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि जो रंगनाथन का 4th लॉ है वह किसको रिकमेंड करता है, 2 पत्रक प्रणाली को यह रिकमेंड करता है। आगे बात करें ओपन एक्सेस, मैंने बता दिया, यहाँ गाइड है ना, संदर्भ इकाई, तो संदर्भ इकाई गाइड होती है, तो गाइड किसके लिए, सेव द टाइम ऑफ रीडर के लिए। तो ये सब चौथे सूत्र की पालना में है। वहीं बात करें केंद्रीकृत सूचीकरण, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि सेंट्रलाइज कैटालॉग किसका है, पुस्तकालय विज्ञान में किसका उदाहरण है, तो 4th लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी सेव द टाइम ऑफ द रीडर की बात यहाँ हो रही है।
आगे बात करें पाठक दीक्षा, है ना, यूज़र ओरिएंटेशन। तो यूज़र एजुकेशन थर्ड लॉ में आया था और यूज़र ओरिएंटेशन किस में आएगा साथियों? यूज़र एजुकेशन थर्ड में, यूज़र ओरिएंटेशन फोर्थ लॉ के अंदर। तो आगे बात करें फिफ्थ लॉ। द फिफ्थ लॉ क्या है साथियों? द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो आपको पता है लाइब्रेरी क्या है? एक लगातार जो है आगे बढ़ने वाला ऑर्गेनिज्म है ना। तो यहाँ ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है, यहाँ ध्यान रखना ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं हो रही है। डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है कि यह किससे है? तो जीव वर्दी से संबंधित है ना, ऑर्गेनिज्म किससे? ऑर्गेनिज्म से, न कि ऑर्गेनाइजेशन से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है आपको। आगे बात करें साथियों तो बुक एक स्टॉक, इसमें फिफ्थ लॉ में एक तो बुक स्टॉक आता है, एक रीडर स्टाफ आता है, एक मॉडर्नाइजेशन होता है, कंप्यूटराइजेशन, है ना। तो ध्यान रखना मॉडर्नाइजेशन कंप्यूटराइजेशन किसका है? फिफ्थ लॉ का। वहीं वीडिंग आउट ऑफ बुक्स फिफ्थ लॉ का। भावी प्रावधान, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर विकास। तो लाइब्रेरी का विकास की बात करें तो फिफ्थ लॉ के अंदर ही वह आएगा साथियों। अब आगे बात करें विशेष तथ्य, है ना। तो इसके संबंध में विशेष तथ्य क्या क्या है? किसके संबंध में? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी के संबंध में। सबसे पहले बात करें तो 1992 में, किसमें? 1992 में जेम्स आर रेटिंग ने 6 लॉ सूत्र दिया था। कौन सा वह सूत्र था? प्रत्येक पाठक को स्वतंत्रता मिले। तो साथियों क्या है? रेटिंग ने कौन सा सूत्र दिया? प्रत्येक पाठक को उसकी स्वतंत्रता मिले। और यह कब? 1992 में। तो यह आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखना है। 1992 में किसने? जेम्स आर रेटिंग ने कौन सा सूत्र दिया था? छठा सूत्र। आगे बात करें तो 1992 में ही जिम थॉमसन ने इन्हें रिवाइज किया। तो साथियों किसने रिवाइज किया? जिम थॉमसन ने। अब रिवाइज करके क्या सूत्र दिया इन्होंने? तो इन्होंने कहा कि बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, और पहले क्या था हमारा? एस.आर. रंगनाथन जी का बुक्स आर फॉर यूज। तो इन्होंने क्या कर दिया? बुक्स आर यूज की जगह बुक्स आर फॉर प्रॉफिट, है ना। किसने? जिम थॉमसन ने। कब किया? 1992 में। वहीं आगे देखो एवरी रीडर हीज बुक की जगह इन्होंने क्या कर दिया? हीज बिल। वहीं अगर तीसरे सूत्र की बात करें तो एवरी कॉपी इट्स रीडर, यानी कि वहाँ क्या था? एवरी बुक इट्स रीडर, है ना। तो बुक की जगह क्या कर दिया इन्होंने? कॉपी। आगे बात करें टेक द केस फ्रॉम द रीडर, है ना। तो यहाँ किसकी बात हो रही है? केस लेने की रीडर से। और हम वहाँ पे कहते हैं रंगनाथन के द्वारा सेव द टाइम ऑफ रीडर। अब आगे बात करें लाइब्रेरी इज ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। तो ये वैसे का वैसे है, बाकी ये चारों सूत्र में इन्होंने संशोधित किया है। तो यह ध्यान में रखना है साथियों। आगे बात करें फिलीपींस के 2 लेखकों यानी कोरोनेन और पेकरेनेन ने रंगनाथन के 5 सूत्रों में 2 सप्लीमेंट्री सूत्र जोड़े हैं। तो 5 सूत्र तो रंगनाथन के, और इन्होंने कैरोनेन और पेकरेनेन ने जो कहाँ के थे? फिलीपींस के। इन्होंने 2 सूत्र और जोड़ दिए, 6 और 7। तो 6 क्या है? एवरी रीडर हीज लाइब्रेरी, और 7 क्या है? एवरी राइटर हीज कॉन्ट्रीब्यूशन टू लाइब्रेरी। तो साथियों एक चीज़ बता देता हूँ, ये सारे के सारे नियम जो मैं बता रहा हूँ विशेष तथ्य के साथ में ऐसे कैसे आपको ध्यान में रखना है। लगभग ये मान के चलो कि एक छोड़ के एक एग्जाम में डेफिनेटली इनमें से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। कब आए, किसने कितने सूत्र दिए, किसने छठा सातवां दिया, किसने छठा सूत्र दिया, कब दिया, है ना। अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम आया था जिसमें अब नेक्स्ट वाला जो हम पढ़ेंगे वह दिया था डायरेक्ट, है ना। तो यह हाल ही में एक जो एग्ज़ाम था उसमें दिया था 1998 में मिचेल गोरमैन और वेट क्राफोर्ड ने इन 5 सूत्रों को व्यापक रूप, तो यह उसमें दिया गया था कि 1998 में किसने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का जो है व्यापक रूप प्रदान किया था। ऐसा रंगनाथन के जो सूत्र थे उनको व्यापक रूप प्रदान किया था। तो इसका आंसर था मिचेल गोरमैन और वेट क्राफोर्ड। वहाँ पे प्रत्येक ऑप्शन में मिचेल गोरमैन तो था, लेकिन इनके साथ में अलग अलग इसका किसका नाम दिया था? वेट क्राफोर्ड का। वे एक जगह वेट क्राफोर्ड था और 3 जगह अलग अलग नाम थे, क्योंकि मिचेल गोरमैन सबने पढ़ रखा था लेकिन वेट क्राफोर्ड किसी ने नहीं पढ़ रखा था, जबकि उन्होंने इसका नाम दे दिया था। तो आपको क्या करना है? एग्जैक्ट ऐसे कैसे ध्यान में रखना है। अब इन्होंने क्या दिया था साथियों? तो देखो लाइब्रेरीज सर्व ह्यूमैनिटी, है ना, मानवता की सेवा के लिए है। लाइब्रेरीज रेस्पेक्ट ऑल फॉर्म बाय विच नॉलेज इज कम्युनिकेटेड, यानी जो ज्ञान को कम्युनिकेटेड यानी ज्ञान का संचार करने के लिए जो भी फॉर्म है हमें उसकी क्या करना चाहिए? रेस्पेक्ट। आगे बात करें यूज टेक्नोलॉजी
इंटेलिजेंटली टू इनहेंस सर्विस, यानी सेवाओं को बढ़ाने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए। आगे बात करेंगे, प्रोटेक्ट फ्री एक्सेस टू नॉलेज, यानी कि फ्री एक्सेस टू नॉलेज यानी ज्ञान को फ्री एक्सेस करने के लिए प्रोटेक्ट करना चाहिए। आगे बात करें, होनर द फास्ट एंड क्रिएट द फ्यूचर, यानी कि भूत की इज्जत करना चाहिए और भविष्य को अच्छा बनाना चाहिए। तो इस तरीके से 1998 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को इन्होंने व्यापक रूप दिया साथियों। अब आगे बात करें 2004 की, तो 2004 में क्या हुआ साथियों, अलीरेजा नौरोजी ने इन सूत्रों को, कौन से 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो रंगनाथन के द्वारा दिए गए थे, उनको वेब पर उनके पेपर एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज ऑफ द वेब में प्रयोग किया था। तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी पूछ लेता है कि अलीरेजा नौरोजी ने जो है पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों को वेब पर उनके किस पेपर में प्रयोग किया, तो एप्लीकेशन ऑफ रंगनाथन लॉज टू द वेब। तो आपको साथियों ऐसे के ऐसे ध्यान में रखना है, कब किया, 2004 में किया, और किसके लिए, वेब के लिए, है ना। तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे याद रखना है। अब आगे बात करें साथियों तो 2008 की, तो 2008 में किसने, कैरोल सिम्पसन ने इन्हें रिवाइज कर मीडिया पर प्रयोग किया। किसने, कैरोल सिम्पसन ने। आपको अगर यह नाम याद नहीं है दे मीडिया का, तो ऐसे रख लेना कि सैमसंग को क्या रखना है, सैमसंग में क्या आता है, मल्टीमीडिया, है ना। तो सैमसंग के मोबाइल में मल्टीमीडिया, तो सैमसंग में किसका, मीडिया को है ना। और कब, 2008 में। तो ये ध्यान रखना है। आगे बात करें 1975 में इन 5 सूत्रों की अमेरिका व्याख्या की गई थी। तो ये भी कई बार पूछा जा सकता है कि जो रंगनाथन के 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थे उनकी अमेरिकी व्याख्या कब की गई थी, तो 1975 में इनकी अंग्रेजी व्याख्या की गई थी। अंग्रेजी नहीं, सॉरी, अमेरिकी व्याख्या, है ना। यहाँ क्या है, अमेरिकी व्याख्या, अंग्रेजी नहीं होगा, अमेरिकी व्याख्या होगा, है ना। आगे देखो 1957 में एस.आर. रंगनाथन ने पुस्तक के स्थान पर डॉक्यूमेंट शब्द का प्रयोग किया है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि एस.आर. रंगनाथन ने जो है 1957 के अंदर बुक की जगह किसका, डॉक्यूमेंट का प्रयोग किया है। 1957 में क्या हुआ था कि इन्होंने बुक की जगह डॉक्यूमेंट, तो इन्होंने क्या है 1957 में 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है उसका 2nd एडिशन पब्लिश किया था। तो ये भी पूछा जा सकता है कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का 2य संस्करण कब प्रकाशित किया था एस.आर. रंगनाथन ने, तो 1957 में। आगे हम बात करें, देखो एक नोट दिया है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर जो कहाँ पे है, इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर कहाँ है, तो JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जो दिल्ली में है वहाँ पे। इसमें 1970 से 80 में ICSSR के सहयोग से उनके भवन में कार्यशील है। तो ये इंटर लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर की यहाँ बात हो रही है। अंतर पुस्तकालय संसाधन केंद्र कहाँ है, JNU में। 1970 से 80 में इसकी स्थापना हुई थी और किसके सहयोग से, तो ICSSR। तो ये एग्ज़ाम्स में कई बार जो है पूछा गया है, आने वाले एग्ज़ाम की तरफ से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। किसके सहयोग से, ICSSR, है ना। तो इसको ध्यान में रखना है, आपको ऐसे कैसे इसको याद रखना है। आगे बात करें, अभी हाल ही में असिस्टेंट प्रोफेसर में आया था ये एग्ज़ाम में, है ना, तो ये ध्यान रखना। आगे देखो साथियों, स्वचालित पुस्तकालयों में ओपेक पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों को पूरा करता है। वहीं वेब ओपेक द्वारा दूरस्थ स्थानों से भी बैठकर पुस्तकों यानी पुस्तकालय संग्रह तक पहुंच सकते हैं। यानी कि जो ओपेक है ये क्या है, पुस्तकालय विज्ञान के सभी नियमों को पूरा कर रहा है जो ऑटोमेटेड लाइब्रेरी उनके अंदर। वहीं अगर वेब ओपेक की बात करें तो आपको पता है दूरस्थ स्थानों से कहीं से भी बैठ के हम जो है लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं। आगे देखो साथियों, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस यह एक वर्ण्य क्लासिक ग्रंथ है। तो ये ध्यान रखना साथियों, कई बार एग्जाम्स में पूछा जा सकता है कि जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है यह 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज ए, और आपको दे देगा खालिस्तान, ऑप्शन दे देगा अलग अलग। तो यह क्या है, एक क्लासिक ग्रंथ है। किस प्रकार का ग्रंथ साथियों, क्लासिक ग्रंथ है। ये आपको एग्जैक्ट ध्यान में रखना है, जो 5 सूत्रों और उनके निहितार्थ को विस्तार से वर्णित करता है। तो एग्जैक्ट ऐसे कैसे ध्यान में रखना है, इसको नोट डाउन बिल्कुल आप कर लेना। एग्जैक्ट ऐसे कैसे आपको पूछेगा, क्लासिक, है ना, ये आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। मैं विशेष रूप से आपके लिए
जो है अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आया हूँ। वो अगर कंटेंट अच्छा लग रहा है तो एक बार कमेंट ज़रूर करें और सभी साथियों तक शेयर करें। अब आगे बात करें साथियों, तो पॉलिन ए अर्थटन है ना, पॉलिन ए अर्थटन ने इनका किसका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का समालोचनात्मक परीक्षण अपने सुविख्यात ग्रंथ कौन सा था, पुटिंग नॉलेज टू वर्क में किया था। किसने, पॉलिन ए अर्थटन ने 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस का समालोचनात्मक परीक्षण अपने सुविख्यात ग्रंथ कौन सा था, पुटिंग नॉलेज टू वर्क में किया था। तो ये ध्यान रखना, पुटिंग नॉलेज टू वर्क किसका ग्रंथ है साथियों, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो पॉलिन ए अर्थटन का है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे बात करें, रंगनाथन के अनुसार पुस्तकालय सूची का भौतिक स्वरूप का विभाजन पंचम सूत्र करता है। तो रंगनाथन के अनुसार जो है पुस्तकालय सूची के भौतिक स्वरूप का विभाजन कौन सा लॉ को, तो 5वें सूत्र को जो है यह करता है। आगे बात करें कुछ विशेष तथ्य, तो देखो लैंड ऑफ लाइब्रेरीज यानी पुस्तकालयों की भूमि किसे कहा जाता है साथियों, तो यूएसए जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इसको क्या कहता है, लैंड ऑफ लाइब्रेरीज इसको कहा जाता है। तो ये ध्यान में रखना है, आने वाले एग्जाम की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक पूछा नहीं गया, तो आने वाले एग्जाम में ये पूछा जाएगा, आप ध्यान रख लेना डेफिनेटली। आगे देखो 5 पब्लिक लॉ 480, तो पब्लिक लॉ 480 के डायरेक्ट पूछा जाता है कि पब्लिक लॉ 480 किससे संबंधित है, सबसे पहले तो यूएसए से संबंधित है। किससे, यूएसए से पब्लिक लॉ 480। और ये 480 कब आया था, तो 1954 में ये आया था। पब्लिक लॉ 480 यूएसए का एक एक्ट है जो 1954 में आया था। इसके तहत लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को विदेशों में दिए गए ऋण के बदले पुस्तकें खरीदने का अधिकार मिला था। किसको, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो ध्यान में रखना इसको। किसको अधिकार दिया गया था, लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस को, किसके तहत, पब्लिक लॉ 480 के तहत। आगे बात करें साथियों, तो 1956 में यूएसए में लाइब्रेरी सर्विस एक्ट लागू हुआ था। कब हुआ था, लाइब्रेरी सर्विस एक्ट, किसकी बात है, पुस्तकालय सेवा अधिनियम की। ये शब्दों का विशेष ध्यान रखें है ना, यहाँ किसकी बात हो रही है, पुस्तकालय सेवा अधिनियम यूएसए में 1956 में प्रकाशित हुए थे। वहीं बात करें तो 1967 में इनको संशोधित करके लाइब्रेरी सर्विस एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट लागू हुआ था। तो 1956 में तो लाइब्रेरी सर्विस एक्ट और 1967 में लाइब्रेरी सर्विस एंड रिकंस्ट्रक्शन एक्ट, यानी रिकंस्ट्रक्शन यहाँ पे वर्ड जुड़ गया था 1967 में। आगे बात करें साथियों, तो 1970 में संघीय सरकार ने NCLIS यानी राष्ट्रीय आयोग पुस्तकालय और सूचना विज्ञान नामक आयोग की स्थापना की। तो ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राष्ट्रीय आयोग पुस्तकालय और सूचना विज्ञान की स्थापना कब हुई थी, तो 1970 में। NCLIS की स्थापना 1970 में डायरेक्ट पूछा जाएगा साथियों आपको, है ना, इसमें कोई हेर फेर नहीं होगा, डायरेक्ट ऐसे कैसे एग्जाम में पुटअप होना। आगे देखो 1980 तक यूएसए की सभी राज्यों में जन पुस्तकालय अधिनियम पारित हो चुके थे। आगे बात करें साथियों, तो यूएसए में पब्लिक लाइब्रेरी को लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी गई है। तो क्या, कौन से देश के पब्लिक लाइब्रेरी को, जन पुस्तकालयों को लोक विश्वविद्यालयों की संज्ञा दी गई है साथियों, तो यूएसए में, है ना, ये भी ध्यान में रखना है। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है यूएसए में जन पुस्तकालयों को किसकी संज्ञा दी गई है, तो लोक विश्वविद्यालयों की संख्या दी गई है। तो ऐसे कैसे आपको ध्यान में रखना है। आगे देखो, यूएसए में निम्न प्रकार के जन पुस्तकालय हैं, कौन कौन से हैं, राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, नगरपालिका पुस्तकालय, विद्यालय जन पुस्तकालय, काउंटी पुस्तकालय और उद्यान पुस्तकालय। ये 5 प्रकार के जन पुस्तकालय कहाँ पाए जाते हैं, यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के अंदर पाए जाते हैं। साथियों काफ़ी लंबी क्लास हो चुकी है, फिर वीडियो अपलोड करने में समस्या आ सकती है ज़्यादा लंबे, तो इसलिए आज इतना ही रखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। फिर मिलते हैं जल्दी ही, कल ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कंटिन्यू आपकी क्लास हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बेस्ट ऑफ लक साथियों।